गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दोस्तों। सुबह क्लास ली थी तो गुड मॉर्निंग आ रहा है मुंह पे। कैसे आप सब? बढ़िया। गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून। बहुत सही। बहुत सही है। मैं भी बढ़िया। चलिए, आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 1 का नाम है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी से आ जाइए। जब तक मैं नोट्स लिखवा देता हूं आपको। लेकिन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट came into force. The Indian Contract came into force on 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872। This act applicable. This act is applicable whole of India, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होगा और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर भी इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। सर नेटवर्क इशू है? नहीं, नेटवर्क बिल्कुल ठीक है। लेट बताया करो यार, 2:30 क्लास है तो 2:30 आया करो। गुड आफ्टरनून, जल्दी से आइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला चैप्टर में सबसे पहले आपको बता रहा है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है उसको कब लागू किया गया था। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कब अपनी एसेंट दी थी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 1 सितंबर 1872 में। तो 1 सितंबर 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू कर दिया गया था। उस टाइम प्रेसिडेंट तो नहीं होते थे, उस टाइम लॉ मेकर होते थे, जनरल होता था, वो उन्होंने लागू किया था। देश आजाद होने के बाद ही तो प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, तो 1 सितंबर 1872 में ये इंडिया में लागू हो गया था, जो कि अब होल ऑफ इंडिया है, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पहले होता था। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है जी, पहली बात आपको ये क्लियर हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज की क्लास में मुझे करानी है वो है कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ये दिखा है ना कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
क्या होता है दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बढ़िया। एज पर सेक्शन, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन एच, मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि सेक्शन 2 में होती है डेफिनेशंस। तो सेक्शन 2 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, ई, एफ, जी, एच। जो सेक्शन 2 की एच वाली डेफिनेशन है ना, उसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ठीक है जी। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन एच, क्या बोला मैंने कि सेक्शन 2 के अंदर होती है डेफिनेशंस, और सेक्शन 2 के अंदर ए बी ए होगा, सेक्शन 2 में ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन एच आपको बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। और क्या बताया इसने? इसने बताया एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई किसका सेक्शन है ये? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन एच हमें बताता है एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, an agreement which is enforceable by law is known as agreement, is known as contract। क्या बोला? an agreement which is enforceable by law, an agreement विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या मतलब है कि भाई एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, सभी बातें समझाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कोई एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब ये सारी एग्रीमेंट क्या है और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है? तो अगर आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर आप एक चीज नोटिस करें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल बाय लॉ दो मेन एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। अगर डेफिनेशन को अगर आप देखते हैं तो इस डेफिनेशन में दो मेन एलिमेंट दिख रहे हैं आपको। पहला एलिमेंट दिख रहा है एन एग्रीमेंट, मतलब ये पर्टिकुलर पहला एग्रीमेंट दिख रहा है। एन एग्रीमेंट क्या होता है? और वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। भाई ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होगा उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो चीज से मिलकर बना है। कौन कौन सी चीज से? मैं कह रहा हूं जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो दो चीज से मिलकर बना है। सर क्या क्या चीज से मिलकर बना है? एक एग्रीमेंट, पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। पहला एग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। दोस्तों साथ के साथ नोट्स उतारेंगे, ठीक है, साथ के साथ नोट्स उतार लीजिए। इन एंड अगर आप कहते हो कि नहीं नोट्स नहीं उतारना तो मैं आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट मैं कह रहा हूं एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट क्या है? मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट है कि आपने मुझे फीस दी, उसके लिए मैं आपको एक कोर्स कराऊंगा पूरा का पूरा, हमारे बीच का ये एग्रीमेंट हो गया। आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए, तो आपने दुकानदार से सामान लिया और उसके बदले में आपने पेमेंट कर दी, ये एक एग्रीमेंट है। तो भाई ऐसा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बेसिकली क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दो लोगों के बीच की। मुझे ये सामान चाहिए
उसको बेचना है, मुझे चाहिए। अब एक क्वेश्चन कह रहा है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, दूसरा कह रहा है हाँ मैं कार खरीदना चाहता हूं, तो उनके बीच में क्या बनेगा? कार बेचने खरीदने का एग्रीमेंट। समझ में आ गया? ठीक है, नॉर्मल अभी डिटेल में आऊंगा, धीरे धीरे है, अभी डिटेल में आ रहा हूं, सारी चीजें डिटेल में होगी, अभी तो बस बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। आइए, पहले लिखूंगा मीनिंग ऑफ इनफोर्सेबल बाय लॉ। मीनिंग ऑफ इनफोर्सेबल बाय लॉ। मीनिंग ऑफ इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये इनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, इसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा। आज बेसिक की क्लास है, इसलिए मैं थोड़ी नोटिंग कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में पीडीएफ खोलकर नोटिंग कम हो जाएगी और समझाना ज्यादा रह जाएगा, तो वो बढ़िया हो जाएगा। सर नेटवर्क इशू हो रहा है। भाई वो सिर्फ आपका ही हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, भाई एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल सी बात तो ये है। कोई भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, सिंपल सी बात। भाई ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसको कॉन्ट्रैक्ट बनना है, मतलब उस एग्रीमेंट के अंदर इनफोर्सिबिलिटी होनी चाहिए। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट must give rise to a legal obligation, must give rise to a legal obligation, must give rise to a legal obligation. It means duty, it means duty. लैग तो नहीं कर रहा? लैग नहीं कर रहा ना? नहीं कर रहा, हर्ष आपका ही कर रहा है भाई। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो निशांत निशांत, मतलब ये शांत आदमी नहीं है, लड़का ही नाम में लिखा हुआ है निशांत, इसका मतलब ये हो गया कि शांत नहीं हूं मैं, निशांत शांत लड़का नहीं है ये। अब निशांत को एक ऑफर आया, कैसा ऑफर, क्या हो सकता है वो ऑफर में? तनीषा की तरफ से। देखिए कहीं ना कुछ तो मिल ही रहा है। क्या मिल रहा है? देखो यहां पर भी एन आई है, यहां पर भी एन आई है, यहां पर एस एच ए है, यहां पर भी एस एच ए है। बस थोड़ी गहराइयां में जाना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन तो है, बस थोड़ा देखना पड़ता है कि। तो तनीषा ने इसको ऑफर दिया। अब क्या ऑफर दिया? तनीषा ने ऑफर दिया। अब क्या ऑफर दिया भाई, सुनो ध्यान से। तनीषा कह रही है भैया निशांत से, हाँ निशांत कहां पर हो? निशांत कह रहा है मैं तो घूम रहा हूं दोस्तों के साथ। यार मैंने चाय बनाई है, चाय पीना आओगे मेरे घर पे?
निशान कह रहा हाँ आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कब आना है? कह रहा आ जाओ 2 घंटे बाद। तो तनीषा कह रही है निशान से, तनीषा निशान से कह रही है क्या चाय पीने आओगे? ऑफर दिया, अ कप ऑफ टी। क्या दिया ऑफर? अ कप ऑफ टी। क्या तुम मेरे घर पे एक चाय की प्याली पीने आओगे? ठीक। निशान ने हाँ कह दिया। निशान ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं, हाँ मैं चाय पीने आऊंगा। अब तनीषा 2 घंटे हो गए, तनीषा चाय बना दी, तनीषा ने बढ़िया चाय वाय बनाई। अब वो इंतजार कर रही है निशांत का कि निशांत आएगा, साथ मिलकर पियेंगे। अब तनीषा वेट कर रही है कि कब निशांत आएगा और कब हम चाय की प्याली चुस्की मारेंगे, मतलब पकौड़े के साथ। और इसका वसंत तो चल ही रहा है। तो तनीषा कह रही है भैया वेटिंग फॉर निशांत। देख रहे हो तुम, हालत देख रहे हो तुम, तो लड़की वेट कर रही है लड़के का। अब निशांत कहाँ था? अपने दोस्तों के साथ। अभी अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहा है, यार तनीषा ने बुलाया चाय पीने के लिए। ये अपने दोस्तों को अब बता रहा है, अबे दोस्त कह रहा है अबे जा, लड़कियों के पीछे भागता है, दोस्त को छोड़ रहा है तू लड़की के चक्कर में, दोस्त को। अबे जा, बताइए कल से हमारे साथ, चलो चल निकल। अब ये कह रहा भाई क्या करूं, अब ये फंस गया, अब निशान फंस गया। कह रहा भाई ये क्या करूं, अब मैंने तो गलत बताया इनको। अब ये और चौड़े हो गए, ये कह रहा है भाई जा, या तो तू आज हमारे साथ रहेगा या तो उससे चाय पीने जाएगा, भाई देख ले अब तू क्या करना चाहता है। अब क्या ही करता बेचारा, अब दोस्तों के साथ जा नहीं पाया और तनीषा वेट करते रहेगी। तनीषा का मुंह पता है लाल हो गया। अब तनीषा कह रही दिमाग खराब हो चुका है मेरा। तनीषा का मुंह ऐसा हो गया, तनीषा कह रही दिमाग खराब हो गया मेरा। ठीक है, अब तनीषा को गुस्सा आ गया। तनीषा ने पता क्या करा, तनीषा कोर्ट में चले गई केस करने। तनीषा ने मिसाल को निशांत को फोन करा और कहा अगर तू नहीं आया ना, तो वो गया ही नहीं एक्चुअल में, वो नहीं आया। अब तनीषा को गुस्सा आ गया। तनीषा कह रही है भाई अब तू नहीं आया ना, अब तेरे पे कोर्ट केस करूंगी। तूने प्रॉमिस किया था हाँ मैं आऊंगा, मैंने ऑफर दिया था, तूने प्रॉमिस किया हाँ मैं आऊंगा, तू नहीं आया, मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, जा रही हूँ कोर्ट में केस करने। इसने कोर्ट पे चले गई केस करने। कहने लगी जज साहब कोर्ट में केस करने को कहते हैं प्यार से स्यू। क्या बोलते हैं? स्यू कहते हैं, स्यू। कोर्ट में केस करने को क्या कहते हैं? स्यू कहते हैं। ठीक है, अभी कह रही मैं तो कोर्ट में केस करूंगी। अब निशान कह रहा है कर ले भाई, क्या कर सकते हो, कोर्ट में केस कर ले। अब जज साहब ने बुलाया इसको, हाँ भाई तनीषा बेटा क्या हो गया आपको, क्या प्रॉब्लम है? तनीषा ने अपनी कहानी बताई कि निशांत को मैंने फोन किया था चाय पीने के लिए, वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अब मैं वेट करती रह गई, चाय मेरी ठंडी होती रही और इसके चक्कर में मैंने भी चाय नहीं पड़ी। तो भैया ये इसने तो पूरा हमारा एग्रीमेंट ही तोड़ दिया। मैंने इसको बुलाया था, मैंने इसको ऑफर दिया क्या तुम चाय पियोगे, इसने हाँ भी मारी, इसने एक्सेप्टेंस करी। मतलब क्या बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक पर्सन तो ऑफर दे रहा है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। एक पर्सन तो ऑफर दे रहा है और दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तनीषा कह रही चाय पीने आओगे, ऑफर दिया। निशांत कह रहा हाँ मैं चाय पीने आऊंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गई और जहां ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाती है वहां पर एग्रीमेंट बन जाता है। अच्छा ये होता है क्या एग्रीमेंट? हाँ जी। तो एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अब मुझे बताओ क्या तनीषा निशांत पर कोर्ट के केस कर सकती है? तो चाय पीने नहीं आया इसके बदले में, बताइए। आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या तनीषा निशांत के ऊपर कोर्ट केस कर सकती है? स्यू का मतलब होता है केस करना, ठीक है ना। केस कर सकती है या नहीं कर सकती?
नहीं कर सकती। बच्चे कह रहे, तनिषा कह रही दिमाग खराब हुआ है मैं तो करूंगी, यस कह रही हो कमेंट में, कह रही मेरा दिमाग खराब हुआ मैं तो करूंगी। भाई मैं नहीं जानती कुछ, चाय पीने कैसे नहीं आया साला, मैं करूंगी। अब तनिषा थोड़ी भावनाओं में है, तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, भावनाओं में आ गई, चाय ठंडी रहेगी, खुद भी नहीं पी। और बाकी बच्चे बताएंगे, तनिषा की बात नहीं कर रहा मैं, तनिषा नहीं बताएगी, बस वो भावनाओं में है। बाकी बच्चे बताएंगे क्या तनिषा कोर्ट केस कर सकती है एक चाय पीने नहीं आया तो? नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है यार। ऐसी चीज में कौन केट केस करता है? जज साहब के पास जाएगी, जज साहब से बोलेगी जज साहब मैंने निशांत को बोला था कि चाय पीना चाहिए मेरे घर पे, उसने कहा हाँ मैं आ जाऊंगा, फिर नहीं आया। बताओ जज साहब, देखो हालत देख रहे हो आप, हालत देख रहे हो, लड़की को ढुकर आ रहा है, बताओ सर जज साहब जेल में डालो उसको। जज साहब कह रहे तू इधर इधर इधर, क्या हुआ जज साहब, यहीं से बोलो ना, तू इधर आ, पहले देखा यहाँ इधर, दोबारा अगर बोल के ना तू और आगे यहाँ पर कोर्ट में कदम रख लिया तो ये बंद कर दूंगा जेल में। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये चाय पीने नहीं आया तो केस करने आ गए तुम यहाँ पर, क्या चल रहा है? देखिए निशांत नहीं गया, ठीक है, निशांत नहीं गया और तनिषा इस पे कोर्ट केस नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज एक कमर्शियल नेचर का नहीं है। क्या नेचर का नहीं है? कमर्शियल नेचर का नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? ये कमर्शियल नेचर का नहीं है, कमर्शियल नेचर का नहीं है। एग्रीमेंट किस नेचर का नहीं है दोस्त? कमर्शियल नेचर का नहीं है। सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। मैंने आपसे कहा तनिषा ने निशांत को फोन किया, तनिषा ने निशांत को फोन किया, नहीं नहीं इस बार निशांत ने किया। कह रही तनिषा, निशांत कहने लगा तनिषा वो ना यार मेरे पे एक स्कूटी पड़ी है, क्या तुम मेरी स्कूटी खरीदना चाहोगे? मेरे पे एक स्कूटी पड़ी है, क्या तुम मेरी स्कूटी खरीदना चाहोगे? तो इसने एक ऑफर दिया कि मैं अपनी स्कूटी, इसने ऑफर दिया कि मैं अपनी स्कूटी 20,000 रुपए की बेच रहा हूं। इसने ऐसा ऑफर दिया कि मैं अपनी स्कूटी 20,000 की बेच रहा हूं, तनिषा क्या तुम खरीदना चाहोगे? उसने कहा हाँ मैं खरीदना चाहूंगी। अब तनिषा कह रही है हाँ मैं आपकी स्कूटी खरीदने के लिए तैयार हूं। इसने एक्सेप्टेंस कर ली, इसने ऑफर को क्या कर लिया दोस्त? एक्सेप्ट कर लिया। हाँ मैं स्कूटी खरीद लूंगी। निशांत ने तनिषा को दिया ऑफर, निशांत ने तनिषा को ऑफर दिया स्कूटी, क्या तुम मेरी खरीदना चाहोगे? मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं। तनिषा ने कहा हाँ मैं स्कूटी खरीद दूंगी। अब निशांत जगह में पहुंचा, तनिषा और निशांत की बात हुई कि इस जगह पर मिलेंगे और मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा, तुम मुझे पैसे दे देना। अब निशांत पहुंचा एक जगह पर, जिस जगह पर बात हुई थी कि मिलेंगे। निशांत स्कूटी लेकर वेट कर रहा है, तनिषा को वो बात याद आ गई चाय वाली। तनिषा कह रही मैं भी नहीं जाऊंगी, अब मेरी भी दोस्त है, मैं भी जाऊं मैं तो जाऊंगा, मैं जाऊंगी नहीं, मैं क्यों जाऊं, मेरे मेरे भी दोस्त है, मेरे तो मना कर रहे हैं, मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट होते, मैं नहीं जाती। और तनिषा नहीं आई। निशांत पहुंच गया स्कूटी लेकर, निशांत अपनी स्कूटी देने को तैयार है, पर तनिषा अब नहीं आई। तनिषा ने रिफ्यूज कर दिया, कह रही मैं नहीं लेती, जाए करना है घर पे। तनिषा ने रिफ्यूज कर दिया। अब निशांत की ड्यूटी क्या थी, मुझे बताओ, निशांत की ड्यूटी क्या थी? कि वो स्कूटी लेकर उस जगह पर पहुंचेगा जिस जगह पर बात हुई है। क्या निशांत ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी? क्या निशांत ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी? हाँ सर पूरी कर दी। अब निशांत ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन। ड्यूटी को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। निशांत ने अपनी ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर ली है, इसने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया है। अब तनिषा आई नहीं है, तनिषा कह रही है मैं नहीं लूंगी। पहले तनिषा ने एक्सेप्टेंस दी, निशांत स्कूटी लेकर आ गया, अब वो मना करने लगी मैं पैसे नहीं दूंगी। तनिषा आई भागते हुए,
निशान के दो पीछे घुसड़ मारे धट धट ऐसे करके, निशान गिर गया, स्कूटी पकड़ी और निकल गई, कह रही पैसे नहीं देती, जाकर करना कर लियो। और थोड़ा सा आगे गई, ऐसे स्कूटी चला के करके थोड़ा सा आगे गई, वो उतरी, फिर भाग कर आई, 2 लात मारी, ऐसे तेरी ऐसे करके 2 लात मारी, फिर स्कूटी पकड़ी और चले गई। हमसे मिलने नहीं आएगा है, चाय बना के रखी थी मैं, तेज चक्कर में नहीं मिली, 2 लात और मारी और चले गए। आप दिमाग खराब हो गया निशान का, कर अभी गई, अभी गई। अब निशान कह रहा है अब मैं केस कर दूंगा कोर्ट में, कोर्ट में निशान ने केस कर देगा। तो क्या निशांत कोर्ट में केस कर सकता है, बताओ जरा। अब इस वाले की एग्जांपल के अंदर बताइए, क्या निशांत कोर्ट पे केस कर सकता है? केस कर सकता है। तनीषा भी लाइक, मेरी बारी में तो मना कर दिया और उसकी बारी में हाँ कह रहे हो, तनीषा भी लाइक दिस, ये पार्शियलिटी नहीं चलेगी। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कमर्शियल नेचर का है, कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट। कमर्शियल मतलब लेन देन हो रहा है। यहाँ पर चाय पीना कोई कमर्शियल नेचर तो होना है, पर किसी को खरीदना बेचना कमर्शियल नेचर है। बिल्कुल भाई, निशांत ने अपनी ड्यूटी को पूरी करी। अब सुन लो मेरी ध्यान से, तनीषा के पास, तनीषा के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है। जब वो एक्सेप्टेंस देती है तो तनीषा के बाद एक लीगल ऑब्लिगेशन आती है कि अब उसको अपनी ड्यूटी को पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ऑफर को एक्सेप्ट करा। अगर उसने ऑफर एक्सेप्ट करा तो उसके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उसको अपनी ड्यूटी को एक्सेप्ट करना, ड्यूटी को पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ड्यूटी को उसको अपनी पूरी निभाना ही पड़ेगा। उसकी ऑब्लिगेशन, उसका कर्तव्य क्या था कि पैसे देना और स्कूटी लेना, वो उसने नहीं करा, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करा। इस केस के अंदर निशांत अब इस पे केस कर सकता है कि सर मैं तो आया था, ये नहीं आई, मेरा टाइम वेस्ट हुआ है और मैंने बात हुई थी, इसने एक्सेप्ट करा, उसके बाद अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, जो उसकी ड्यूटी थी। ड्यूटी क्या थी तनीषा की? वो उसको 20,000 रुपए देगी, स्कूटी ले जाएगी, वो आई नहीं। इसलिए अब यहाँ पर एक कमर्शियल नेचर आ गया। दैट इज वाई ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलकर बनता है एग्रीमेंट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या मिलकर बनता है? एग्रीमेंट मिलकर बनता है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या हो गया सर? ये ऑफर और ये एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट तो बन गया था इनके बीच का, पर ये एग्रीमेंट कमर्शियल नेचर का है। और इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था? लीगल ऑब्लिगेशन थी दोनों पार्टी पे कि भाई ये वाली पार्टी वहां प्लेस पर आकर अपनी स्कूटी डिलीवर करेगा और ये वाली पार्टी उसको पैसे देकर स्कूटी ले जाएगी। पर एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन तो पूरा करा, पर दूसरी पार्टी ने नहीं करा। जब एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा करता है पर दूसरी पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करती, तो अब एक पार्टी के ऊपर पावर आ जाती है कि वो उस पर केस कर सकता है कि उसने तो अपना काम करा पर दूसरे ने नहीं करा। तो जब एग्रीमेंट के ऊपर ऐसी पावर आ जाए केस करने की, दैट इज कॉल्ड इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इसी को क्या कहते हैं? इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। बट यहां पर ऐसी पावर नहीं थी इस केस के अंदर। चाय पीना कोई कमर्शियल नेचर का नहीं है दोस्तों। चाय नहीं पी तो केस कर दूंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। बर्थडे पे नहीं आया तो केस कर दूंगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। बर्थडे केक नहीं दिया, मैं पैसे पे कर चुका था, बर्थडे केक तूने क्यों नहीं दिया, अब मैं तेरे पे केस कर दूंगा। समझ में आ रहा है? मैं दुकान पे गया, मैंने पेट्रोल डलवाना था, पेट्रोल डाल दिया, उसने मुझे पेट्रोल डाल दिया और मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, अब वो मेरे पे केस कर सकता है। जहां पर कमर्शियल नेचर के आते हैं चीजें, जहां कमर्शियल नेचर की आती है, वहां पर ऑटोमेटिकली आपके पास एक पावर आ जाती है कि अगर इसने ये एग्रीमेंट पूरा नहीं करा तो मेरे पास ऐसी पावर है कि मैं इसको उसके ऊपर केस कर सकूं। समझ में आ रहा है? आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप मेरे पे केस कर सकते हैं, आप अपने पैसे की डिमांड कर सकते हैं, आप रिफंड के लिए डिमांड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हमने इंस्टीट्यूट को पैसे दिए, इंस्टीट्यूट ने एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया, बिना किसी वजह से हम इंस्टीट्यूट पे केस कर सकते हैं। कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर जहां कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट होता है और वहां पर जब पावर होती है कि यार अगर ये एग्रीमेंट पूरा नहीं करता, ये एग्रीमेंट को नहीं, एक्सेप्टेंस जो इसने दी थी, इसने अपने एग्रीमेंट को नहीं निभाया, पूरा नहीं करे अपनी ऑब्लिगेशन, तो अगली पार्टी केस कर देगी। अगर अगली पार्टी ऑब्लिगेशन पूरा कर रही है तो दैट इज कॉल्ड, जहां पर केस करने की पावर आ जाती है उसको इनफोर्सिबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनफोर्सिबिलिटी। तो दोस्तों ये भी एक एग्रीमेंट था। देखो यहां पर भी एक्सेप्टेंस हुई है, यहां पर भी तो एक्सेप्टेंस हुई है। यहां एग्रीमेंट है, दोनों पार्टी ने ऑफर, एक पार्टी ने ऑफर दिया और दूसरी पार्टी ने उसको हामी भरी, एक्सेप्टेंस दी, ये एग्रीमेंट है। पर इस एग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी नहीं है। इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अगर एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करती
तो उस केस के अंदर दूसरी पार्टी उस पर केस नहीं कर सकती। इसको बोलते हैं इनफोर्सिबिलिटी नहीं है। अगर एग्रीमेंट है, इनफोर्सिबिलिटी नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए। सिमिलरली जैसे अगले वाले केस के अंदर आप देखोगे तो इस केस के अंदर एग्रीमेंट भी है और केस करने की पावर भी है। तो जहां पर एग्रीमेंट और इनफोर्सिबिलिटी दोनों होती है तो इस केस के अंदर ये पर्टिकुलर क्या बन गया, इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इन दोनों ने क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। भाई मैं तुम्हें कार, मैं कह रहा हूं क्या तुम मेरी कार खरीदोगे? आपने कहा हाँ मैं खरीदूंगा। अब आपने मुझे पैसे दे दिए, आपने मेरे को अकाउंट ट्रांसफर कर दिए पैसे, अब मैं आपको कार देने से मना कर रहा हूं। तो अब आपके पास ऐसी पावर है, ऐसी ओब्लिगेशन है, ऐसी पावर आ जाएगी कि आप अब मेरे पे केस कर पाओगे, क्योंकि हमारे बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने ये एग्रीमेंट बनाया था तो हमने इस एग्रीमेंट के अंदर इनफोर्सिबिलिटी भी रखी थी, लीगल ऑब्लिगेशन भी रखी थी कि भाई तूने मुझे पैसा देना होगा और मैं तुम्हें कार दूंगा। ठीक है जी। तो जहां पर एग्रीमेंट होता है और वहां लीगल ऑब्लिगेशन भी होती है कि अगर नहीं दिया तो केस हो जाएगा भैया, अगर तूने ये पूरा नहीं करा तो केस हो जाएगा, तूने अपनी बदले की ड्यूटी पूरी नहीं करी तो केस कर देंगे। तो जहां पर एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी दोनों हो, लीगल ऑब्लिगेशन दोनों होता है, वहां पर उनके बीच में बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कमर्शियल नेचर होना जरूरी है। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं है। तो ये चाय पीना वगैरह क्या है दोस्तों, ये एक तरीके का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। क्या है, एक तरीके का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। और डोमेस्टिक एग्रीमेंट का मतलब हो गया चाय पीना, किसी की शादी में नहीं गए, बुलाया था नहीं गए, अब केस तो ना कर देगा भाई वो, है ना। डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट कमर्शियल नेचर के नहीं है, इसकी अलग लो होगा, वो अलग चीज है। बट यहां पर जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट, कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट ही लिए जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं, जो कमर्शियल नेचर के होते हैं। खरीदना, बेचना, एक्सेप्टेंस दी, एग्रीमेंट बनाया, इनफोर्सिबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप पढ़िए कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट वो है जहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों होता है। तो ऐसा एग्रीमेंट जहां पर कहीं ना कहीं लीगल ऑब्लिगेशन हो, इनफोर्सिबल हो, मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया जा रहा है पार्टी द्वारा कोई ऐसा एग्रीमेंट बनाया जा रहा है। ठीक, अगर जिस पार्टी द्वारा एग्रीमेंट बनाया गया था, दोनों पार्टी के पास क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है कि दोनों पार्टी को अपनी अपनी ड्यूटी को पूरा करना होगा। अगर किसी पार्टी ने अपनी ड्यूटी पूरा करने से मना कर दिया या रिफ्यूज करा, तो ऐसे केस के अंदर अगली पार्टी उस पर केस करने की पावर रख सकती है, पावर है उसकी, वो केस कर सकती है। उसको बोलते हैं इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इनफोर्सिबिलिटी होती है, जिसके अंदर अगर कोई पार्टी रिफ्यूज कर दे तो मैं उस पर केस कर दूं, दैट इज कॉल्ड इनफोर्सिबल। तो ऐसे एग्रीमेंट जिसमें इनफोर्सिबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन H। बताइए सर, क्लियर है? प्रियांशी आप आए हो लेट डियर, ऐसे कैसे चलेगा? ये कोई तरीका नहीं है, ऐसे तो समझ नहीं आएगा आपको। रिकॉर्ड देखते रहो, फिर आपको टाइम बताया होगा, सही है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो दोस्तों? कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है जहां पर इनफोर्सिबिलिटी होती है। तो एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इनफोर्सिबल है। लॉ द्वारा इनफोर्सिबल का मतलब जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों पार्टी के पास लीगल ऑब्लिगेशन है, दोनों पार्टी को अपना अपना काम करना पड़ेगा, और अगर किसी पार्टी ने काम नहीं किया तो अगली पार्टी उस पर केस कर सकती है, ऐसे उसके पास पावर है। इसी को कहते हैं इनफोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, उसको बोलते हैं इनफोर्सिबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन H। इनफोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है? मीनिंग ऑफ इनफोर्सिबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जहां पर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा जब दोनों पार्टी के उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होगा। दोस्त कह रहा है कि चल भाई वहां चलते हैं। आपने कहा हाँ चलेंगे, कल चलेंगे। उन्होंने कहा चल ठीक है, कल का डन करते हैं। तो आप मना करने लग गए कल। तो आपको पता है कि अगर मैं मना भी कर दूंगा तो वो मेरे पे केस नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तुम्हारे बीच में, दोस्तों के बीच में जो एग्रीमेंट था उसमें इनफोर्सिबल नहीं था।
कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा जब दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन होगी। मतलब दोनों पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं डर होना चाहिए कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट, ये एग्रीमेंट अपना पूरा नहीं करा तो अगली पार्टी मेरे पे केस कर सकती है। आप कोई लैंड खरीदते हैं, लैंड, ठीक है, आपने अपनी जमीन दी, जमीन बेचना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से, आप अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, मैं हूं बायर, खरीदने वाला। आपने कहा मैं अपनी जमीन बेचूंगा 10 लाख रुपए की। मैंने कहा ठीक है, 3 महीने के अंदर मैं पैसा दूंगा। अब 3 महीने के अंदर मैं पैसा देता गया, इन एंड जब मैंने आपको पूरे पैसे दे दिए तो आप कह रहे हो अब मैं जमीन नहीं बेचूंगा पैसे लेने के बाद। तो आप उस जमीन, जो बेचने वाला है उसको पता है ना कि अगर मैं जमीन नहीं दूंगा तो मेरे पे केस कर देगा, पता है या नहीं पता? अगर मैं जमीन नहीं बेचूंगा तो मेरे पे केस कर देगा, और वो जमीन बेच रहा, अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मुझे भी पता है वो आप मुझ पे केस कर दोगे, राइट? तो दोनों पार्टी को पता है कि मैं ऐसे एग्रीमेंट में जुड़ा हुआ हूं जहां पर अगर मैंने एग्रीमेंट तोड़ा तो वो अगली पार्टी केस कर सकती है, और अगली पार्टी ने तोड़ा तो मैं उस पर केस कर सकता हूं। ऐसी पावर है दोनों पार्टी पास। तो वो चीज होती है उस एग्रीमेंट में, इन्फोर्सिबिलिटी होती है, जहां पर केस करने की दोनों पार्टी के पास पावर होती है। दैट इज कॉल्ड इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो ऐसा एग्रीमेंट जहां पर दोनों पार्टी के बीच में इन्फोर्सिबिलिटी हो, लीगल ऑब्लिगेशन हो कि करना ही पड़ेगा, ऐसे एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, दैट इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बताइए सर, समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा है कि एग्रीमेंट क्या है। मैंने आपको बताया है एक एग्रीमेंट क्या होता है। एक पार्टी जब ऑफर देगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देगी। एक पार्टी जब ऑफर देगी और दूसरी पार्टी जब उसको एक्सेप्ट करेगी तो उन दोनों के बीच में बनेगा एग्रीमेंट। क्या बनेगा उन दोनों के बीच में? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट क्या है दोस्तों? एग्रीमेंट, ये लिखवाया था मैंने शायद, ये एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट इज एन सम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब मेरी बात सुनो, एक सुनना ध्यान से, एक बात मुझे बताओ, निशांत, निशांत क्या ले लेते हैं, मान लो विशाल, निशांत फंस गया बेचारा। विशाल रहता है पहाड़ों पर और उसको एक पहाड़ी लड़की पसंद आई। विशाल रहता है पहाड़ों पर, उसको पहाड़ी लड़की पसंद आई। अब ये घूरते जाए उसे। अब एक दिन ये चले गया इसके पास, कहता है यार तुम बहुत अच्छे लगते हो, कहता है यार तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सीधा, छोटी मोटी बात तो करता नहीं है। देखो ये करता है बड़ी बड़ी बात है। तो सीधा सीधा बोल दिया, कहता है मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं। उसने सोचा जॉब का ऑफर दे रहा होगा, पर ये ऑफर अलग ही लेवल का दे रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इसने ऑफर दिया। अब लड़की इसकी शक्ल देख रही, नहीं, मना कर दिया, शक्ल देखते मना कर दिया। नहीं नहीं, वो बात है ही नहीं जी। वो अंदर से फील ही नहीं आ रहा। वो बात है ही नहीं। ठीक है। अब विशाल कह रहा अच्छा बेचती, विशाल कह रहा अच्छा बेचती, विशाल कह रहा मेरी सरकारी नौकरी है। लड़की चट देनी हाँ बोल दिया उसने, कह रही हाँ हाँ तुम तो मतलब मेरे सपने में तुम ही आते थे। उसने कहा मेरी सरकारी नौकरी है। और मैं दहेज भी नहीं लूंगा। उसने कहा मेरी सरकारी नौकरी है और मैं दहेज भी नहीं लूंगा। चट देनी हाँ कर दिया उसने। कहा ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां पर पहले क्या है? एक बात मुझे बताओ, पहले क्या है यहां पर? ऑफर है या एक्सेप्टेंस है? इसने एक्सेप्ट करा, इसने एक्सेप्टेंस दे दी। अब मुझे बताओ, पहले ऑफर दिया जाता है या एक्सेप्टेंस दी जाती है?
बाकी की बात तो बाद में होगी, पहले ऑफर दिया जाएगा ना। तनीषा सही कह रहा हूं ना? तनीषा कह रही हाँ सर मैं तो इसमें मतलब माहिर हूँ, मुझे बहुत ऑफर दिए गए हैं। अब तनीषा कह रही हाँ हाँ सर ऑफर पहले दिया जाता है, और मैं एक्सेप्ट करती नहीं जी, मैं ऐसे देखो ब्लॉक कर देती हूँ। चलिए, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एक जनरल सेंस में बात करेंगे कि एक्सेप्टेंस से पहले ऑफर होगा। देखिए जब कोई ऑफर देगा उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे, तभी तो आगे कहानी बढ़ेगी। आगे कहानी कैसे बढ़ेगी? ऑफर नहीं है, ऑफर नहीं दे, जब अगर ये इससे बोलता ही नहीं तो ये दोनों होता ही नहीं कुछ काम। तो ऑफर इसने दिया, सबसे पहला पॉइंट, फिर एक्सेप्टेंस दी, दूसरा पॉइंट, तभी तो कहानी आगे शुरू होगी। अगर ये यही मना कर दे कि नहीं भाई नहीं, बात है ही नहीं वो जी, शकल में बात ही नहीं है वो, तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर तो कहानी खत्म यहीं पर कहानी शुरुआत कब होगी? जब एक पर्सन ऑफर दे रहा है और दूसरा पर्सन को एक्सेप्ट कर रहा है। सिंपल सी कहानी यही नहीं है। तो आपने मेरे को एक बात बताया कि सर जो ऑफर होता है ना वो पहले दिया जाता है, फिर उसके बाद होती है एक्सेप्टेंस। ऑफर जो होता है वो पहले दिया जाता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है। तो जो ऑफर होता है वो पहले, उसके बाद एक्सेप्टेंस, इसलिए सेक्शन 2 सबसेक्शन ए कहा गया। ए मींस पहले, उसके बाद क्या आता है? बी। हो गया सेक्शन याद। ऑफर का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए, और एक्सेप्टेंस का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी। पहले ऑफर देंगे एंड देन उसके बाद एक्सेप्टेंस देंगे। तो ऑफर पहले नंबर पे आएगा तो इसलिए सेक्शन ए सबसेक्शन ए, और एक्सेप्टेंस उसके बाद दी जाएगी, इसका मतलब बी। फिर उसके बाद आगे कहानी चालू होगी। सही है जी। अच्छा सर ये ऑफर क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी फीलिंग बताता है, विलिंगनेस बताता है, अपनी इच्छाएं बताता है, उसको हम ऑफर कहते हैं। डिटेल में बात करेंगे चैप्टर ऑफर की, याद करो मैंने आपको पहली चैप्टर लिखवा रखे हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का चैप्टर। तो एक्चुअल डेफिनेशन तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के चैप्टर में सीखेंगे दोस्तों, पर अभी मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि बेसिकली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होते हैं। देखिए ऑफर की बात करूं तो ऑफर क्या है? ऑफर वो चीज होती है जब कोई पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छाएं बताता है दूसरे पर्सन को। तो जो विलिंगनेस है, जो इच्छा है, वो ऑफर है। सिंपल है ना? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर? ऑफर क्या है? और ऑफर को दोस्तों प्यार से प्रपोजल कहते हैं। अभी तो प्रपोज डे आता है ना, प्रपोजल। तो ऑफर को प्रपोजल भी कहा जाता है। तो ऑफर क्या होता है? तो सेक्शन किसमें लिखा है याद रहेगा? सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में लिखा है ऑफर की डेफिनेशन। और क्या लिखी है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाई व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज when one person signifies to another, when one person signifies मतलब बताना। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है क्या? हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छाएं। when one person signifies to another his willingness to do or not to do something is known as offer, is known as offer। उसको हम ऑफर कहेंगे या प्रपोजल बोल लो।
मतलब जब एक पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है, हो सकता है वो किसी चीज को करने के लिए बोल रहा हो सकता है वो किसी चीज को ना करने के लिए बोल रहा हो, तो हम उसको कह रहे हैं क्या है, ये ऑफर है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उससे आपसे कहा, मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, और आपको किसी ने, बाइक में जा रहे थे और एक गाड़ी वाले ने आपको बाइक से पीछे से ठोक दिया और आप गिर गए। सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। आप बाइक में जा रहे थे, गाड़ी वाला पीछे से आया, उसने आपको टक्कर मारी और आप गिर गए और आपको चोट लगी बहुत ज्यादा। अब आपने गाड़ी वालों को बोला कि अब मैं पुलिस केस करूंगा, एफआईआर करूंगा और कोर्ट में आपके खिलाफ केस करूंगा। गाड़ी वाला बेचारा डर गया। अब गाड़ी वाला कह रहा है कि सर ऐसा करते हैं, कोर्ट करने से, केस करने से कोई बेनिफिट नहीं है, इसमें आपको कोई बेनिफिट भी नहीं होगा, उल्टा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपकी पट्टियां, जो भी है मेरी गलती है, मैं मानता हूं अपनी गलती, मैं आपकी पट्टियां वगैरह लगा के और आपको कंपनसेशन के तौर पर, आपकी बाइक ठीक करवा दे के बढ़िया से कंपनसेशन के तौर पर आपको 20,000 रुपए दे देता हूं। आप कोर्ट मत जाइए, आप केस मत करिए, पुलिस केस मत करिए, कोर्ट मत जाइए। तो जो गाड़ी वाले भैया है, उसने आपको क्या दिया, ऑफर, कि मैं आपकी पट्टियां करवाऊंगा, पूरी गाड़ी ठीक करवाऊंगा और साथ में 20,000 रुपए दूंगा, आप कोर्ट में मत जाना। तो एक गाड़ी वाले भैया ने क्या दिया, ऑफर दिया, किस को करने के लिए या ना करने के लिए, किस चीज को ना करने के लिए। दैट इज कॉल्ड ऑफर टू नॉट डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। समझ में आया, नॉट टू डू समथिंग। विशाल ने कहा कि भाई मुझे शादी करनी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, क्या है शादी करना, मतलब कुछ करने की बात कर रहा है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। तुम कोर्ट में मत जाओ, मैं तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा, समझ में आ गया, नॉट टू डू समथिंग। तो ऑफर जरूरी नहीं है किसी चीज को करने के लिए दिया जाए, किसी चीज को ना करने के लिए भी ऑफर दिया जा सकता है। और ऑफर को ही क्या कहते हैं, प्रपोजल। और ऑफर क्या है, विलिंगनेस, अपनी इच्छा। एक पर्सन अपनी इच्छा दूसरे पर्सन को बताता है, उसको ऑफर कहते हैं। अब जब कोई पर्सन वो इच्छा सुन लेता है और सुनकर समझकर उसको हाँ कर देता है, तो उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन बी क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस को, व्हेन टू पर्सन, when the person to whom the offer is made, when the person to whom the offer is made, to whom the offer is made, when the person to whom the offer is made, ऑफर बोलो या प्रपोजल बोलो, ऑफर या प्रपोजल इज मेड, signifies his assent, assent मतलब हाँ हाँ दे देना, assent डबल एस आएगा यार, assent, assent का मतलब हो गया साइन, कि हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। साइंड, assent का मतलब क्या है, साइंड, हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। देयर टू the offer become acceptance। सिंपल है, जब कोई पर्सन को ऑफर दिया जाता है और वो पर्सन उस ऑफर को सुनकर समझकर उसमें हाँ कर देता है, एसेंट दे देता है कि हाँ मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। साइन करना मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट करना। और जैसे ही उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया तो उसको एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे,
प्रॉमिस। और दोस्तों जब आप किसी का ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे उसको प्रॉमिस कहा जाएगा कि हाँ आपने प्रॉमिस कर लिया कि अब आप दोनों एग्रीमेंट में आ गए। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं आप मुझसे। बढ़िया, सभी को क्लियर हो गया। आइए एक लास्ट बात पढ़ लेते हैं। देखिए मिस्टर ए है और यहां बी है। ए ने ऑफर दिया, कार सेल कर रहा हूं, क्या तुम बाय करोगे 1 लाख की। अब इसने एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ मैं आपकी कार 1 लाख में खरीदने को तैयार हूं। ठीक है भाई, यहां पर क्या हुआ, ये क्या दिया जा रहा है, ऑफर, और यहां पर क्या दिया जा रहा है, एक्सेप्टेंस। क्या बन जाएगा ये, एग्रीमेंट, सॉरी क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। हाँ बिल्कुल सर, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर क्या बन जाएगा सर, एग्रीमेंट बन जाएगा। अगर दोनों पार्टी में से किसी पार्टी ने रिफ्यूज करा इस एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए तो अगली पार्टी के पास पावर आ जाएगी केस करने की। भाई ए ने कार दे दी पर उसने पैसे नहीं दिए तो वो केस कर देगा, बी ने पैसे दे दिए पर उसने कार नहीं दी, वो केस कर देगा। मतलब इन्फोर्सिबिलिटी है। इन्फोर्सिबिलिटी भी है इसके अंदर। और अगर ये चीज दोनों है तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ए और बी के बीच में क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। बताइए सर समझ में आ गया नहीं आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें ऑफर देने वाला कौन है, ए है, ऑफर देने वाला कौन है, ए है। ठीक है, तो जो पर्सन ऑफर देता है, जो पर्सन ऑफर देता है उसको आज के बाद से, जो पर्सन ऑफर देता है उसको आज के बाद से ऑफरर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ऑफरर या प्रोमिजर। जो पर्सन ऑफर देता है उसको आज के बाद मैं ऑफरर या फिर प्रोमिजर वर्ड का नाम यूज करूंगा। समझ में आ गया? जो पर्सन ऑफर देता है उसको आज के बाद क्या बोलेंगे, ऑफरर या फिर प्रोमिजर। और जो पर्सन जिसको ऑफर दिया जाता है, जिसको ऑफर दिया जाता है उसको क्या बोलेंगे आज के बाद, ऑफरी या प्रोमिसी। तो क्या बोलेंगे आज के बाद, ऑफरी या फिर प्रोमिसी। बताइए सर समझ में आ गया डेफिनेशन ऑफ ऑफर, ऑफरर और प्रोमिजर, या ऑफरी या प्रोमिसी। सभी को क्लियर है? लो कौन सा भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आकर आपको एक केस लॉ पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको एक केस लॉ पढ़ाऊंगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को बताता है। ठीक है जी, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे आगे इसको। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।